नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए देखेंगे हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आने वाले एग्जामों को लेकर काफ़ी फायदेमंद होगा। साथ ही उस पर हम लोग विश्लेषण करेंगे। और हाँ, वनडे एग्जाम वालों के लिए हम लोगों ने कुछ खास चीज लाया जो अंत में बताएंगे। फिलहाल देखते हैं हम लोग अपना विश्लेषण जो यूपीएससी बीपीएससी के लिए स्पेशली हो और वनडे के लिए लास्ट में देखेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा है महत्वपूर्ण। लेकिन उससे पहले जोश भरी लाइन, आज का जोश भरी लाइन बहुत छोटा सा। आप लोग सोच रहे होंगे इतना छोटा सा जोश कैसे, बताते हैं, धैर्य रखिए। ओह, देखिए आज का जो जोश भरी लाइन है बहुत छोटा सा है। आप सोच रहे होंगे इतना छोटा सा क्या, दिखाते हैं। अपना लक्ष्य, देखिए अपना लक्ष्य हमेशा सबसे बड़ा बनाकर चले। बस इतनू सा सोच रहे, इतनू से अरे भाई बहुत बड़ा। अपना लक्ष्य सबसे बड़ा बनाकर चले, चाहे सफलता मिले या ना मिले वो दूसरी बात है। और हाँ, जब जोश जुनून हो और लक्ष्य बड़ा हो, सफलता कुछ ना कुछ अपना हासिल होना पक्का है, तय है। इसके लिए टेंशन लीजिए, हम नहीं कर रहे हैं। ये फोटो में देख रहे हैं, ये कौन है? ये कह रहे हैं, इनका थॉट्स है। आखिर ये है कौन? शायद आप लोग पहचानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको बता दे, ये है जमशेदजी टाटा। सोच रहे हैं कि आज क्या खास बात है जमशेदजी टाटा को लेके हैं, बताते हैं, धैर्य रखिए। देखिए आज है 3 मार्च 1839 में साउथ गुजरात के नवसारी में पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। देख लिया ना, आज ही के दिन जमशेदजी टाटा यानी 1839 में जन्म लिए थे। कहाँ पे? तो साउथ गुजरात में लिए थे। 19 मई 1904 को 65 साल की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थे। तो आज इनका जन्मदिन है, इसलिए हम लोग इनका लेके आए हैं। और झारखंड में जानते होंगे कि जमशेदपुर एक शहर है जो जमशेदजी टाटा के नाम पे ही बनाया गया है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या रहा महत्वपूर्ण जो आने वाले एग्जामों को लेकर हम लोग के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र की नकल को रोकने के लिए उपायों की घोषणा की है। देखिए, आप देखे होंगे कि मतदाता पहचान को लेकर काफी नकल होते रहता। आप सोच रहे हैं कि पहले बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, इसलिए कि देखे होंगे कि जो इंसान घर पे नहीं हो वो बाहर आता है, एक्चुअली क्या करता, अपना भाई चाचा भतीजा जो भी उसको अपना आईडी देता तो कहता जाओ वोट गिरा के आया था। वो लोग ऐसे पहले बहुत देखने को मिलता था। आप लोग भी शायद सुने होंगे, तो अच्छी बात है, नहीं सुनी है तो सुन लीजिए, क्योंकि हम तो सुन ही रखे हैं। तो इसी को रोकने के लिए जो है उपाय किया गया है। क्या उपाय किया गया है देख लेते हैं। नकल रोकने के लिए उपाय की घोषणा की गई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देखते हैं कौन सा सही है। ईरोनेट एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो चुनावी सूची प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। ईरोनेट जो है सो एक वेबसाइट, एक पोर्टल है जिसके तहत जो है सो चुनाव मतलब जो भी नकल होता है, जो एक दूसरे की जगह पे वोट देते हैं, उसको रोकने का लक्ष्य रखा गया। और सरकार की ये भी इच्छा है कि इस पोर्टल से मतलब होता क्या है, जैसे कि कोई भी इंसान वोट गिराए तो उसका काउंटिंग में आ जाता है कि इन्होंने मतलब इस दिन वोट गिरा है, लोकसभा या विधानसभा जिसमें भी आप वोट गिराए वो आपको मेंशन होता रहेगा ऑनलाइन। जैसे कि हमने गिरा था तो उसका मुझे पता है कि हम कब कब गिराए। लेकिन पहले जो लोग थे वो गिराते थे, पहले नहीं पता होता था जब तक ये पोर्टल नहीं था। लेकिन पोर्टल के आधार से अब पता चलने लगा, इससे फर्जीवाड़ा रुक सकता है। आप लोग सोचते हैं इससे कैसे फर्जीवाड़ा रुकी? मान लीजिए आप दिल्ली में जॉब करते हैं, बिहार में चुनाव गिराने नहीं आए हैं, तो आप सोचिएगा कि नहीं आया, यहाँ वोट गिर जाएगा, तो अब तो ऑनलाइन है कि आपका तो पता चल जाएगा कि इस पे तो वोट गिरा हुआ है और आपको पता चल जाएगा। इससे सरकार को पता चल जाएगा। आप पे यदि कोई कानूनी कार्रवाई हो तो आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। पहले ऐसा नहीं हो पाता था, पहले भी था प्रावधान लेकिन पोर्टल पे ऑनलाइन नहीं दिखता था, अब ऑनलाइन हो गया। देखते हैं और क्या रहा। यह समस्या एरोनेट के लागू होने से पहले विकेंद्रीकृत और मैनुअल पंजीकरण प्रणाली के कारण उत्पन्न हुए थे। डुप्लीकेट पहचान पत्र वाले मतदाता कई राज्यों में मतदान कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि डुप्लीकेट प्रमाण पत्र लेके आप कई राज्यों में मतदान कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन 1 और 2। यानी एरोनेट के एक वेब आधारित पोर्टल प्लेटफॉर्म जो चुनावी सूची प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। यह समस्या एरोनेट के लागू होने से पहले विकेंद्रीकृत और मैनुअल पंजीकरण प्रणाली के कारण उत्पन्न हुई थी। ये बिल्कुल सही बात है, मैनुअल पंजीकरण प्रणाली के कारण ही तो उत्पन्न हुए थे। और सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र मतदाता न छूटे, चाहे उसकी भाषा या शारीरिक क्षमता कुछ भी हो, शारीरिक क्षमता के हिसाब पर निर्भर नहीं करता। हम नेक्स्ट,
हाल की रिपोर्टों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के शांति समझौते की वार्ता में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है? प्रत्यक्ष रूप से कहने का तात्पर्य है इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप है अर्थात डायरेक्ट रूप से बोल रहे हैं कि डायरेक्ट रूप से शामिल कुल नहीं है। तो देख लेते हैं किस चीज को लेके बोला जा रहा है। तो यूक्रेन शांति वार्ता को लेकर बोला जा रहा है। देखते हैं क्या हम, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की बात कर रहा है, फ्रांस, कनाडा, चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन जो है सो इनडायरेक्ट रूप से शामिल नहीं है। किस चीज में? तो रूस यूक्रेन शांति वार्ता के संबंध में। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वही 2020 वाली शिक्षा नीति 2020 में जो आए हैं के तहत 3 भाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है? 3 भाषा सूत्र नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा तीसरी बोल सकते हैं। तीसरी भाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है? देखते हैं क्या रहा है। छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं को सुधारना, रोजगार गतिशीलता को सक्षम बनाना, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना। आप सुनेंगे ये अभी सुर्खियों में क्यों है? आपको हमने बताया था कि तमिलनाडु सरकार अर्थात तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा जो है सो बोला गया कि हम नई शिक्षा नीति को लागू नहीं करना चाहते हैं। वो उनका हिंदी का हवाला देते हुए उस नई शिक्षा नीति को बंद करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि कहते हैं कि भाई हिंदी जबरदस्ती सरकार थोपना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नई शिक्षा नीति में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हिंदी जबरदस्ती लागू करना है। आप कोई भाषा में पढ़ाइए अपने बच्चे को, लेकिन पढ़ाइए जरूर, सरकार का ये लक्ष्य है। और नई शिक्षा नीति के तहत मॉडर्नाइजेशन की बात कहिए, खैर नई शिक्षा नीति में बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं, आखिर इस पॉइंट में क्या है। तो देखते हैं इसको लेके क्या बोला गया। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? तो छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं को सुधारना, ये बिल्कुल सही बात है। छात्रों की जो भी संज्ञानात्मक क्षमता, उससे कौशल को सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी देखते होंगे कि लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन कुछ कौशल वगैरह नहीं है। रोजगार गतिशीलता को सक्षम बनाना, ये बिल्कुल सही बात। देखिए रोजगार गतिशीलता को सक्षम बनाने के लिए अब जो है सो नई शिक्षा नीति में स्पेशल चीज दिया गया है कि आप कोई मतलब स्पेशल करने का मतलब कुछ आप कारीगरी अभी से सीखना स्टार्ट कीजिए, जैसे शुरुआती दौर से ही, चाहे आप जो भी लेना चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी ले सकते हैं, पेंटिंग ले सकते हैं, खाना बनाने वाला कुकिंग ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कहने का मतलब वो आप सीख सकते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रीय एकीकरण को तो बढ़ावा देना है, जिसका सही आंसर ऑप्शन टी 1 2 3 तीनों। नेक्स्ट, हाल ही में फायरफ्लाई एरोस्पेस के चंद्रमा मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं। ये चंद्रमा मिशन की बात कर रहा है, तो ये एक निजी कंपनी है USA की, उसके द्वारा कुछ बोला जा रहा है। देखते हैं क्या है। यह चंद्रमा पर उतरने वाला पहला निजी अमेरिकी मिशन है। एकदम ना, ये पहली नहीं है, इससे पहले उतर चुका है। तो इससे पहले कौन उतर चुका है? तो अमेरिका की ही एक था, इंट्यूटिव नामक एक कंपनी थी जो ओडेसियस लैंडर उतारा था। कौन सा? ओडेसियस। ओडेसियस नामक लैंडर पहले उतर चुका है, ये भी अमेरिका का ही कंपनी था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, मिशन सफलतापूर्वक मून लेटराइल के पास सीधा उतर, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए मून लेटराइल के विषय में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। मून लेटराइल से है क्या? देखिए ये जो है ना, पहले इसको देख लीजिए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मून लेटराइल से उसे कहते हैं, हिंदी में बोले तो स्थलाकृति बोल सकते हैं, स्थलाकृति। खासकर मून लेटराइल से वहाँ पे बनता है, जैसे क्रेटर नहीं, क्या उसको ऊंचाई वाले स्थान को क्या बोलते हैं? जैसे ज्वाला कुछ फूटा, ज्वाला आता है तो वहाँ पे जो लैंड जो बनता है उसको बोल सकते हैं आप। ज्वाला से जो ये ऊंचाई जो स्पेशली आता है उस पे उतारा गया है, इसको लेके भी चर्चा में है। पर्वत बोल सकते हैं, पर्वत पे जो से उतरा है। और ये ब्लू घोस्ट जो है सो नामक कंपनी के द्वारा ये उतारा गया, और ये मून लैंडर था। जिसका सही आंसर ऑप्शन बी, मिशन सफलतापूर्वक मून लेटराइल के पास सीधा उतरा है। नेक्स्ट, रूस के यूक्रेन युद्ध पर रुख के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखते हैं रूस यूक्रेन के युद्ध पर क्या रहा है, कौन सा कथन सही की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं कौन सा सही है।
रूस यूक्रेन की नाटो सदस्यता का समर्थन करता है? कभी भी नहीं। इसी के लिए तो हमले हुआ है कि रूस जो है सो नाटो के रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो सदस्यता ना ही ले, उसी के लिए तो हमला हुआ है कि ताकि ना ले, नहीं तो ले लेगा तो फिर मतलब ही नहीं है रूस को। रूस ने यूरोप पर युद्ध को लंबा करने का आरोप लगाया, ये बिल्कुल सही बात है। रूस जो है सो यूरोप वासियों पे आरोप लगाया, यूरोप वालों पे, कि ये लोग युद्ध को लंबा करना चाहते हैं, नहीं तो युद्ध कब का समाप्त हो चुका होता यदि यूरोप वासी अगर यूक्रेन को फंडिंग ना देते, यूक्रेन को सपोर्ट ना करते तो रूस के द्वारा बोला गया था। इसका सेंस हो ऑप्शन बी, रूस ने यूरोप पर युद्ध को लंबा करने का आरोप लगाया है। नेक्स्ट, हाल ही में पेश किए गए 4,49,028 करोड़ बोल सकते हैं, 4,49,028.68 करोड़ के जेंडर बजट 2025 में किस योजना का सबसे अधिक हिस्सा रहा है? देखते हैं जेंडर बजट के लेके बोला गया तो जेंडर बजट में तो नॉर्मली, खैर हम लोग इस पे आते पहले, किसका हिस्सा अधिक रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला और लड़कियों के कल्याण के लिए, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिलाओं और लड़कियों के कल्याण के लिए 4,49,028 करोड़ रुपया जारी किया गया है जेंडर बजट 2025 में। नेक्स्ट, हाल ही में यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने NGC 6505 गैलेक्सी में एक आइंस्टीन रिंग की खोज की है। आइंस्टीन रिंग क्या है? देखिए आइंस्टीन रिंग क्या है तो हम लोग बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए बोला क्या जा रहा है, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप NGC 6505 गैलेक्सी में एक आइंस्टीन रिंग की खोज किया। ये सबसे बड़ी बात है कि किसने खोज किया? तो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने खोज किया। क्या खोज की है? तो आइंस्टीन रिंग की खोज की है। क्या इससे पहले भी आइंस्टीन रिंग देखा गया था? पहले देखा गया था, लगभग 1988 के आसपास में सबसे पहली बार देखा गया था आइंस्टीन रिंग। आइंस्टीन रिंग होता क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे ना, कुछ नहीं, बस वही आइंस्टीन रिंग होता है। मान लीजिए कोई डार्क वेव, आइंस्टीन रिंग एक्चुअली होता क्या, टेलीस्कोप डार्क वेव के तहत होता है, मतलब कोई दूर पे है और वो पूरा का पूरा वलय होता है, रिंग अर्थात वलय की बात कर रहा है, पूरा का पूरा वलय होता है, मतलब डार्क वेव पे, मतलब डार्क वेव कहने का मतलब काफी दूर होता है गैलेक्सी में। कभी हाँ, ये बहुत रेयर मात्रा में एक गैलेक्सियों में देखा जाता है, खासकर अभी मिल्की वे में देखा गया है, इसको लेके भी चर्चा में आया है। देखिए यूक्लिड स्पेस जो है ना टेलीस्कोप, ये स्पेशली डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की खोज के लिए बनाई है। यूक्लिड स्पेस की बात किया जाए तो खैर हम लोग देखते हैं अपनी क्वेश्चन पे कि आइंस्टीन रिंग क्या है। देखते हैं आइंस्टीन रिंग क्या है। मिल्की वे में स्थित एक पूर्ण गोलाकार आकाशगंगा। देखते हैं आखिर क्या है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के कारण उत्पन्न एक अंतरिक्ष समय विकृति, प्रकाशीय प्रभाव मंडल वाला एक प्रकार का ब्लैक होल, क्षुद्रग्रह टकराव के कारण उत्पन्न होने वाली घटना। एकदम देखिए इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के कारण उत्पन्न होने वाली अंतरिक्ष समय विकृति। आप लोग सोच रहे हैं कि क्या, देखिए गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के कारण उत्पन्न होने वाले अंतरिक्ष समय विकृति, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होने वाली विकृति की बात कर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित NFHS डेटा के अनुसार महिलाओं में सबसे अधिक मोटापा किन राज्यों में पाया गया है। देखिए किसके द्वारा डाटा जारी किया गया है। NFHS डेटा के अनुसार सबसे ज्यादा मतलब मोटापा किस राज्य में बढ़ रहा है। ये स्टेट और राज्य की बात, स्टेट और यूटी की बात कर रहा है, तो आप यूटी भी इसमें शामिल कर लीजिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूटी लिख देते हैं। बिहार, असम, झारखंड। देखिए बिहार में तो कुपोषित लोग ज्यादा मिले, कुपोषण से यहाँ शिकार है, यहाँ मतलब मोटापा कहाँ से आएगा जब कुपोषित लोग हैं। तो दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा एकदम नहीं, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। देखिए पूछ क्या रहा है
कि सबसे अधिक मोटापा, मोटापा तो सब, लेकिन सबसे अधिक मोटापा कहाँ देखने को मिला, तो वो दिल्ली, पंजाब और तमिलनाडु में मिला। दिल्ली सबसे ज़्यादा देखने को मिला। दिल्ली के महिलाओं लोग को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, थोड़ा फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए कि इतना मोटापा क्यों। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, दिल्ली में लोग फ्री में बहुत ज़्यादा चीज़ फ्री का फ़ायदा उठा रहे हैं, इसको लेके मोटापा वहाँ लग रहा है लड़के लोगों में बढ़ रहा है। ये हम नहीं, ये रिपोर्ट कह रहा है, हम क्यों कहें भाई। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वो तो ठीक है, मुख्य उद्देश्य पे जाएंगे, 2028 तक बढ़ा दिया, लेकिन पहले कब था लक्ष्य? पहले था 2024 इसका लक्ष्य था, लेकिन पूरा नहीं होने के कारण क्या किया सरकार ने, 2028 तक बढ़ा दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है हम लोग देखते हैं। 100% ग्रामीण विद्युतीकरण। देखिए पूछ क्या रहा है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में थोड़ी विद्युत का बात आ जाएगा, संभव नहीं है। 100% स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, ये बिल्कुल सही बात है। 100% सिंचाई कवरेज, सिंचाई कवरेज की बात नहीं है। 100% शहरी सीवेज उपचार, एकदम नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100% स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की बात कर रहा है, जो 2028 तक 100% पूरा कर लिया जाएगा। पहले लक्ष्य था 2024, लेकिन अब कर दिया गया 2028। नेक्स्ट, हाल ही में एक दुर्लभ ग्रहीय परेड देखी गई है। अच्छा, अगली बार इस तरह की ग्रह संरेखन कब होगी? अगली बार तो छोड़िए, अभी कब देखा गया, जो भी न्यूज में आया, तो ये अभी देखा गया 28 फरवरी को। इसलिए अभी न्यूज में है, 28 फरवरी को देखा गया। अगली बार कब आएगा हम लोग बताएंगे, लेकिन उससे पहले ग्रहीय परेड होता है क्या है वो जान लीजिए। ग्रहीय परेड क्या, परेड समझते हैं क्या होता है? परेड जो होता है देखे होंगे किसी कमांडो में या कभी स्कूल कॉलेज में आप लोग जब होंगे तो परेड होता होगा। परेड, सावधान, परेड विश्राम वाली परेड की बात करें, तब एक साथ कतार में रहते हैं, अर्थात एक साथ लाइन में रहते हैं, तो परेड करते रहते हैं। तो वही परेड की बात कर रहा है कि मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के बाद जो बुध शुक्र पृथ्वी होते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, जो ये सब कंटिन्यू जो रहते हैं, ये एक सीध में आ जाते हैं। इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ग्रहीय परेड। आप सोचते हैं क्या एक सीध में हमेशा नहीं रहते? जी नहीं, ये हमें लोग हमेशा ही लोग मूव करते हैं, तो कोई कभी इधर रहता है, कोई कभी इधर रहता है, ये कोई कभी इधर रहता है, कोई कभी इधर रहता है, लेकिन ऐसा संभावना बहुत कम देखने को मिलता है कि सब का सब एक सीध में आ जाए, और इसी को बोलते हैं ग्रहीय परेड। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलते हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं क्या रहा। तो पूछ रहा है अगली बार इस तरह की ग्रह संरेखन कब होगी, तो देखते हैं अगली बार कब रहेगा। 2030, 40, 50, 60, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 2040 में अब अगली बार देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ग्रहीय परेड। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट, रूस ने हाल ही में सुझाव दिया है कि अमेरिका चीन संबंध आदर्श मॉडल होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। देखिए, रूस के द्वारा बोला गया है अमेरिकी चीन संबंध को आदर्श मॉडल होना चाहिए। अब देखते होंगे कि अमेरिका और चीन में एकदम नहीं पड़ता है, वैसे अमेरिका और रूस में भी नहीं पड़ता है, लेकिन जब जो बाइडेन के जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से बने तब से रूस के साथ पटने लगा, अर्थात रूस पुतिन और ट्रंप के साथ अच्छा व्यवहार बन रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। वहीं जब बाइडेन थे तो रूस के साथ व्यवहार बहुत गंदा चल रहा था, लेकिन चीन के साथ ट्रंप का भी व्यवहार अभी सही नहीं, अर्थात दोनों में अभी भी अच्छे तरीके से नहीं बनता, लेकिन रूस चाहता है कि दोनों में आदर्श व्यवहार हो, इसको लेके बोला जा रहा है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है। यूरोपीय संघ के लिए, भारत के लिए, नाटो के लिए, रूस के लिए, जिसका सेंस हो जाएगा रूस के लिए। देखिए बोला कि अमेरिकी चीन संबंध आदर्श मॉडल होना चाहिए, तो इसका सेंस हो रहा है रूस के लिए। जो है सो क्या रूस के लिए, रूस ने सुझाव दिया था, इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन डी रूस के लिए। नेक्स्ट, NFHS5 के अनुसार भारत में अधिक वजन और मोटापे की दर क्या, अच्छा दर की बात कर रहा है क्या। देखिए NFHS संस्थान है 5 के अनुसार भारत में अधिक वजन और मोटापे की दर, यानी रेशियो में पूछ रहा है कि क्या कमी आई है, वृद्धि है, नहीं है, कुछ भी। देखते हैं कौन से रेशियो की बात कर रहे हैं। काफ़ी कम हुई है, मोटापे में काफ़ी कमी भारत में एकदम नहीं दिया। भारत में मोटापा एक गंभीर समस्या है, कम हो ही जाता था तो कोई दिक्कत था ही नहीं, लेकिन ये सभी समस्या बनी हुई है, समान बनी हुई है।
बढ़ी है और पुरुषों में वृद्धि अधिक तेज है, पुरुषों में घटी है लेकिन महिलाओं में बढ़ी है। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ी है और पुरुषों में वृद्धि अधिक तेजी से देखने को मिली है, ऐसा NFHS5 रिपोर्ट के द्वारा बोला गया है। लेकिन हमको थोड़ा सा रिपोर्ट पे डाउट है, लेकिन डाउट करना उचित नहीं है क्योंकि जारी किया गया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। हम तो एक तरफ महिलाओं को ही मोटापा में बढ़ते हुए देखते हैं, खैर किसी पे आरोप लगाना उचित नहीं है। हाँ हम पुरुष को तो शायद ही देखते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत होते होंगे, लेकिन देखे नहीं हैं। नेक्स्ट, रूस यूक्रेन की नाटो सदस्यता का विरोध क्यों कर रहा है? देखिए रूस जो है सो यूक्रेन की नाटो सदस्यता का विरोध क्यों कर रहा है उसकी बात कर रहा है। देखते हैं आखिर क्यों किया जा रहा है। यूक्रेन ने रूसी आर्थिक सहायता को अस्वीकार कर दिया है, रूसी आर्थिक सहायता को अस्वीकार कर दिया। रूस पहला नंबर आर्थिक सहायता यूक्रेन को देगा ही नहीं, ये संभव ही नहीं है। नाटो सदस्यता में पश्चिमी सैन्य बल रूस की सीमा पर आ जाएगा। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। नाटो ने रूस को अपने गठबंधन से निष्कासित कर दिया है। नाटो जैसे रूस को क्या निकलेगा, रूस में नाटो में रूस कभी था ही नहीं, और नाटो जो बनाया गया था ये रूस के लिए ही स्पेशली बनाया गया था, रूस को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाटो सदस्यता से पश्चिमी सैन्य बल रूस की सीमा पर आ जाएगा। इसके लिए कि जैसे रूस नाटो का विरोध करता है, यूक्रेन का विरोध करता है, ताकि नाटो के सदस्य नहीं बने तो बढ़िया है, इसी को लेकर तो वार छिड़ा ही था। नेक्स्ट, बहुध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है? देख लेते हैं। बहुध्रुवीय विश्व का अर्थ के विषय में पूछा जा रहा है तो क्या रहा है? केवल एक महाशक्ति के प्रभुत्व वाली दुनिया, ऐसा थोड़ी कि बहुध्रुवीय बोल रहा। बहुध्रुवीय का मतलब ढेर सारा होता है, एकल ध्रुवीय रहता तब होता केवल एक महाशक्ति के। कई शक्तिशाली देशों द्वारा संचालित वैश्विक व्यवस्था, ऐसी दुनिया जहां कोई भी सैन्य शक्ति न हो, एकदम नहीं। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का शासित विश्व, एकदम नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कई शक्तिशाली देशों द्वारा संचालित वैश्विक व्यवस्था। नेक्स्ट, भारत की 3 भाषा नीति को लेकर कौन सी चिंताएं व्यक्त की गई हैं? 3 भाषा नीति नहीं होगा, ये तीसरी भाषा नीति हो जाएगा। तीसरी वही तमिलनाडु वाली भाषा की बात कर रहे हैं। नीति को लेकर कौन सा चिंताएं व्यक्त की है देखते हैं। छात्रों पर अतिरिक्त बोझ, बिल्कुल देखिए ऐसा बोला जा रहा है तमिलनाडु के द्वारा, M.K. स्टालिन द्वारा, कि छात्रों पे अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा यदि हिंदी को अनिवार्य कर देते, क्योंकि वहाँ के लोग हिंदी तो बोलते नहीं, वहाँ तो तमिल चलता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि छात्रों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा जब हिंदी को लागू कर दिया जाएगा। तीसरी भाषा के लिए योग्य शिक्षकों की कमी, ये भी सही बात है। वहाँ पे जो है सो तीसरी भाषा में जो योग्य शिक्षक वहाँ भी तमिलनाडु में नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु तो कोई हिंदी बोलता ही नहीं है। तो तीसरी भाषा अर्थात तीसरी भाषा का नहीं मतलब हिंदी को लेकर स्पेशली इस पे फोकस किया है। वहाँ पे तो हिंदी लोग बोलता नहीं है, तो कहाँ से शिक्षक रह पाएंगे? उसको शिक्षक अलग से ले जाना पड़ेगा। हाँ शिक्षक तो मिल ही जाएगा, हमारे बिहार उत्तर प्रदेश में तो भर भर के हिंदी बोलने वाले भर के ट्रेन से जाएंगे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती है। क्षेत्रीय भाषाओं का हाशिए पर जाना, ये भी सही बात है कि क्षेत्रीय वहाँ के अर्थात साउथ के CM को लग रहा है कि क्षेत्रीय भाषा वहाँ पे कमी देखने को मिल सकता है, क्षेत्रीय भाषा पे संकट आ सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये तीनों सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। उम्मीद करते हैं आप लोगों को काफी अच्छा लगा वो सेशन और समझ में आ गया। लेकिन हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे। वनडे एग्जामों के लिए हम लोगों ने एक विशेष चैप्टर लेके आए हैं। इसके लेके वनडे एग्जाम में आप लोग तोड़ फोड़ सके। देखते हैं क्या रहा है। देखिए 30 वर्षों के बाद केप युद्ध ने देखिए 30 वर्षों के बाद केप गिद्ध को दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत में देखा गया है। कैसे पहले नहीं देखा गया था जिन्हें 30 वर्षों के बाद देखा गया, इसलिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और सुर्खियों में। हाँ, EPFO ने 2024-25 के लिए ब्याज दर 8.25% पर बरकरार रखे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिए कि EPFO द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया है उसका बोलना है कि ब्याज दर 8.25% पर बरकरार रहेगी। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने स्वच्छता के बारे में राज्य में जागरूकता बढ़ाने के लिए रील प्रतियोगिता शुरू किया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए रील प्रतियोगिता शुरू की है।
फरवरी 2025 में भारत की जीएसटी संग्रह 9.1% से बढ़कर 1.84 लाख करोड़ पहुंच गया है। देखिए पहले 9.1% था, जो अब बढ़कर कितना हो गया 1.84 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया हम। वित्त वर्ष 2024-25 की अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.2% रही है। ये 24-25 की अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही की बात कर रहा है, जिसमें जीडीपी ग्रोथ दर 6.2% रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका को लगभग 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय कोष अर्थात आईएमएफ जो है सो आईएमएफ की बात करना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा है। मुद्रा कोष ने श्रीलंका को लगभग 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। त्रिपुरा में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि त्रिपुरा में भारतीय कृत्रिम अंग को लेकर बोला जा रहा है कि निर्माण निगम ने अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। कहाँ पे? तो त्रिपुरा में। प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई। भारत कोकिला कौन है? सरोजिनी नायडू। उनकी कौन सी पुण्यतिथि मनाएगी? 76वीं पुण्यतिथि मनाए गए। तो ये आज का कुछ इंपॉर्टेंट था जो हम लोगों ने लेके आए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी फायदेमंद होगा और अच्छे से तैयारी में इम्प्रूवमेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। तो लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।